हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। वेलकम ऑल ऑफ यू कटारे इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2024 के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने सिलेबस में बड़ा परिवर्तन किया हुआ है। और वो परिवर्तन सिर्फ किसी एक या दो टॉपिक में नहीं किया गया है, काफ़ी चीज़ों में वो परिवर्तन किया गया है। तो उसी नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट कर चुके हैं मुख्य परीक्षा के लिए जो क्लासेस है। ये है पेपर 2 का जो पार्ट बी है, जिसमें पूरी 150 नंबर की सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र को रखा गया है। उसकी हम एक क्लास ले चुके हैं। जो लोग उस क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज की क्लास भी आपको बिगनिंग से मिलेगी, तो यहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप अपने नोट्स खुद ये जो मैं बताऊँगा स्क्रीन को देख करके बना सकते हो। अच्छा रहेगा, ये बेनिफिशियल रहेगा। किसी कारण से नहीं बना पाते हो तो आप ये बने हुए नोट्स भी हमसे ले सकते हैं, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। सिलेबस आप देखोगे, ये 5 यूनिट में पहली यूनिट है समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा, और इसमें लिखा है सबसे पहले कुटुंब परिवार, फिर आता है नातेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा। तो अभी हम कुटुंब और परिवार से शुरू कर चुके हैं। परिवार जो मैंने पिछली बार बताया था उसी को दोहरा देता हूँ कि परिवार का जो कंसेप्ट है ये कैसे निकला है। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे कि परिवार यानी जिसका इंग्लिश भाषा में जिसे हम क्या कहते हैं, फैमिली बोलते हैं ना। तो फैमिली शब्द का ऑरिजिनेशन हुआ है फेम्यूलस शब्द से। फेम्यूलस शब्द लैटिन भाषा से बना हुआ है, और जो प्रयोग में लाया जाता रहा है कि ऐसा समूह जिसमें माता पिता हों, बच्चे हों, नौकर दास आदि होते थे, है ना। या दूसरे सरल शब्दों में हम बोलें, फैमिली शब्द का मतलब एक जिसमें कम से कम विवाहित जोड़ा हो, उसके लिए हम परिवार शब्द का प्रयोग में लाते थे। आगे चलकर यही परिवार की एक सही अवधारणा बन करके भी तैयार हुआ। अब जो परिवार है इसी को और विद्वान जो हैं वो भी अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे परिवार यानी कि यहाँ फैमिली की जो बात आती है, तो ये प्रजनन के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण होता है, रिप्रोडक्शन यानी बायोलॉजिकल इकाई के रूप में आता है। यानी परिवार जो है ये स्त्री और पुरुष के बीच में यौन संबंधों की स्थापना, संतान उत्पत्ति, उनका पालन पोषण, इन सब का एक प्रकार से सोशल एक्सेप्टेंस है, सामाजिक स्वीकृति देता है। जिस समूह को सामाजिक स्वीकृति मिलती है उसको परिवार कहते हैं। और ऐसे संबंध, ऐसे सेक्सुअल रिलेशन जहां पर समाज ने स्वीकार नहीं किया है, उसे परिवार नहीं कह सकते। ठीक। तो आप क्या करेंगे, परिवार को समझाने के लिए, अपनी कॉपी में लिखने के लिए वहां पर सिर्फ आप पहली लाइन का प्रयोग कर सकते हैं, और उसके बाद फिर एक कोई परिभाषा रट लेंगे समाजशास्त्रियों में। जैसे यहाँ पर मैंने 2 परिभाषाएं दी हैं। एक परिभाषा मैकाइवर और पेज के द्वारा दी गई है, उसको लिख सकते हैं। तो मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन और लालन पालन की, यहाँ ये ध्यान में रखना, निश्चित यौन संबंध की बात की जाती है, यानी डेफिनेट सेक्सुअल रिलेशनशिप। वो संबंध किसके बीच में होंगे, वैवाहिक जोड़े के बीच में होंगे, और फिर उनके जो बच्चे होते हैं उनका लालन पालन किया जाएगा। उसे मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं, परिवार। ठीक है, तो ये एक परिभाषा ये आप याद रखें। मैडॉक जो थे उन्होंने भी परिभाषा कुछ इसी तरीके की दी है, आपके लिए एक हिंट होती है। ठीक। तो अब इन कई सारी परिभाषाएं, समाजशास्त्र में हम ढेरों परिभाषा पढ़ते हैं, तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि परिवार 2 प्रकार के पक्ष हमें देखने को मिलते हैं। एक वो पक्ष होता है जिसमें परिवार की संरचना डिफाइन हो जाती है। दूसरा पक्ष ये होता है कि जिसमें परिवार के कार्य, जिन्हें हम फंक्शंस कहते हैं, प्रकार कहते हैं। तो एक संरचना यानी कौन कौन सदस्य होंगे, किस किस समूह से मिलकर के बनेगा, और दूसरा वह है कार्य क्या। तो मूल रूप से परिवार की संरचना में कौन आता है, पति पत्नी, बच्चे। अब पति पत्नी और बच्चे आते हैं, तो वो जो संरचना है उनमें जो सदस्य हैं, मेंबर हैं किसी फैमिली के, उनके बीच में किस प्रकार से। तो एक तो पति और पत्नी के बीच जो संबंध होंगे वो परिवार हो गया। दूसरा क्या होता है कि पति पत्नी यानी पति पत्नी के जो बच्चे होंगे, तो माता पिता हो गए, वो माता पिता और बच्चों के संबंध होंगे, दूसरी संरचना ये बन जाती है। और बच्चों के आपस में क्या संबंध होंगे, ये तीसरा। पहले प्रकार के संबंध कैसे बने थे, तो ये विवाह के द्वारा बने, विवाह हुआ था। और दूसरे प्रकार के यानी माता पिता के अपने बच्चों से, बच्चों के अपने भाइयों से संबंध, ये कैसे थे, ये रक्त संबंधी, ब्लड रिलेटिव के।
तो परिवार में ही यही शब्द निकल के आ जाता है क्या, नातेदारी व्यवस्था भी देखने को। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाता है। अब देखना, ये तो हमें संरचना समझ में आ गई थी परिवार की। दूसरा, फिर हम परिवार के प्रकार काफी डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। आपसे एक प्रश्न भी आ सकता है कि परिवार के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो सामान्य रूप से जो परिवार के प्रकार हैं कि यौन संबंधों को नियमन करना, रेगुलेट करना, ऐसा नहीं कि पशुओं की तरह हम अपनी संतान उत्पत्ति करना। संतान उत्पत्ति इसलिए आवश्यक है क्योंकि मानव जाति का अस्तित्व तो इसी वजह से है। अगर सभी लोग संतान उत्पत्ति करना बंद कर देंगे तो मानव जाति तो विलुप्त हो जाएगी। फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ संतान उत्पत्ति करके छोड़ दें पंचर लगाने की दुकान के लिए, उनका पालन पोषण, उनका सही से समाजीकरण, सब भी परिवार, ये सब हम पिछली बार बात कर चुके हैं। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ फैमिली यानी परिवार के जो प्रकार होते हैं उनको संक्षिप्त में लिखिए, या परिवार के प्रकारों को डिटेल में। परिवार के प्रकार अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग आधार पर इन प्रकारों को बांटा है। तो वो जो प्रकार हैं ये कैसे हो सकते हैं, एक होता है पहला जिसमें लेते हैं कि संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर समाजशास्त्रियों ने 3 प्रकार के परिवार बताए। एक जिसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं या एकल परिवार कहते हैं। दूसरे वो जो जॉइंट फैमिली होते हैं, एकल परिवार में माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे ही रहेंगे। ठीक है, और जॉइंट फैमिली, यहाँ जॉइंट फैमिली में 2-3 पीढ़ियों के जो लोग हैं वो आ जाते हैं। ठीक, और तीसरा विस्तृत परिवार। इन सारे परिवारों को आज मैं पूरा डिटेल करूँगा। फिर दूसरा आधार होता है कि निवास कहाँ पर किया जाता है, इस आधार पर परिवार का वर्गीकरण होगा। फिर आता है कि अथॉरिटी के आधार पर, अधिकार के आधार पर परिवार का वर्गीकरण करेंगे। ऐसे ही फिर आता है कि उत्तराधिकार के आधार पर परिवार को बांटा जाता है, वंश के आधार पर बांटा जाता है, विवाह के आधार पर बांटा जाता है, और कुछ अन्य प्रकार भी हैं परिवारों के बांटने के। ये मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें क्लियर तो किया था लेकिन आज और ज़्यादा इसको क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ। इसका जो PDF है ये आपको मिल चुका होगा फेसबुक का जो हमारा पेज है, जो ग्रुप बना हुआ है उसमें, या फिर इसी चैनल के कम्युनिटी में इसका मैंने आपको फोटो पोस्ट किया था, उसमें सारी डेफिनेशंस लिखी। तो किसी कारण से अगर आपको नहीं मिला है तो आप दोबारा से जाकर के, संख्या के आधार पर जो परिवारों का वर्गीकरण है वहां पर हमें 3 प्रकार के परिवार देखने मिले। पहला जो परिवार है जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय परिवार या न्यूक्लियर फैमिली या नाभिकीय परिवार। ये क्या होता है? तो इस प्रकार के परिवारों की जो ओरिजिनेशन है ये हमें अब देखने को मिलते हैं जब औद्योगिक क्रांति। पहले जो परिवार अपना जीवन यापन कृषि या पशुपालन से करता था, लेकिन औद्योगिकीकरण होने की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से क्या हुआ कि बड़े स्थान यानी बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा हजारों संख्या में लोग काम करते हैं और वहाँ पर बड़ी संख्या में चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। तो लोग वहाँ काम करने आते हैं, अपने परिवार से दूर होकर के काम करने की तलाश में आते हैं, वहीं पर वो विवाह और अपने बच्चों को रखने लगते हैं। तो इस वजह से ये जो है आधुनिक औद्योगिक समाज में मिलता है। इसमें परिवार छोटा होता है, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे या उन पर आश्रित बच्चे हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। फिर आता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली जो है उसमें अक्सर हमें देखने को मिलेगा 3 जनरेशन के लोग एक साथ एक ही परिवार में रहते हैं। 3 जनरेशन, जैसे बच्चे हो गए एक जनरेशन, उनके माता पिता दूसरी जनरेशन, माता पिता के माता पिता तीसरी जनरेशन, यानी दादा, फिर आपके पेरेंट्स और आप, इनको हम जॉइंट फैमिली में रख सकते हैं। फैमिली है तो फैमिली की डेफिनेशन कैसे की जाती है कि इन सभी जो मेंबर हैं इनका भोजन एक ही रसोई में बन कर के तैयार होता हो, एक ही रसोई से बने हुए भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो जॉइंट फैमिली है। अगर उनका भोजन अलग अलग जगह तैयार होता है, उनकी जो इनकम है और उनके जो खर्चे हैं अलग अलग जगह से होते हैं, मतलब मुखिया एक नहीं है, तो वो जॉइंट फैमिली नहीं कहलाती। ठीक, तीसरा आता है विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार में क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ 3 जनरेशन नहीं, उनके भी और ज़्यादा रिलेटिव्स जिन्हें हम नातेदार कहते हैं वो भी आ सकते हैं, जैसे ताऊ हो गए, ताई हो गए, चाचा चाची हो गए, बुआ फूफा, मामा मामी, ऐसे कई सारे लोग जब मिल जाते हैं
यानी कि जॉइंट परिवार का एक प्रकार से संकुल बन जाता है, उसे कहते हैं विस्तृत परिवार। इसमें सदस्य संख्या ज्यादा हो जाती है। तो संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण था वो ये था परिवार का। अब दूसरा वर्गीकरण निवास के आधार पर जो किया गया था, इसमें भी कई सारी चीजें गई थी। तो निवास के आधार पर वर्गीकरण से मतलब क्या है? निवास के आधार पर वर्गीकरण से मतलब है कि विवाह हुआ है, तो विवाह के बाद जो वैवाहिक जोड़ा है वो कहाँ निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं, रिसाइड कहाँ करते हैं, उस बेस पर वो फैमिली बनेगी। जैसे एक इसमें पितृस्थानीय हो जाएगा, तो दूसरा मातृस्थानीय हो जाएगा, तीसरा नवस्थानीय हो जाएगा, चौथा मातृ पितृस्थानीय हो जाएगा, पांचवा मामा स्थानीय भी देखने को मिलेगा, और छठवां हमें दो स्थानीय परिवार भी देखने को मिलेगा। को शॉर्ट में समझना अनिवार्य। तो पहले पितृस्थानीय परिवार की अगर हम बात करते हैं, जैसे पैट्रियोलोकल बोलते हैं, तो पैट्रियोलोकल यानी पितृस्थानीय परिवार में क्या होगा कि विवाह हुआ, विवाह के बाद जो पत्नी है, महिला है, वो अपने पति या पति के माता पिता के साथ रहती, तो उसे हम बोलेंगे पितृस्थानीय परिवार। अक्सर उत्तर भारत में इसी प्रकार के परिवार हमें देखने को मिलते हैं। बाद में फिर वो अपने पति को लेकर के अलग घर बना सकते। शादी हुई, शादी के बाद वह पति या पति के माता पिता के साथ में रहती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पितृस्थानीय परिवार। ठीक है, पितृस्थानीय परिवार। नेक्स्ट, ये जो परिवार हैं, ये सिर्फ हिंदुओं में नहीं, इस प्रकार के परिवार हमें मुसलमानों में भी देखने को मिलेंगे, हमें भील जनजाति में भी देखने को मिलेंगे, खरिया जनजाति में भी मिलेंगे। तो अधिकांश स्थानों पर हमें इस प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। भारत के बाहर भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर टॉपिक बड़ा क्लियर है कि हमें भारतीय समाज के बारे में ध्यान देना है, तो हम उन सबको छोड़ सकते हैं। पितृस्थानीय परिवार का जस्ट अपोजिट होता है मातृ स्थानीय परिवार, यानी मैट्रियोलोकल। तो मातृस्थानीय, पितृस्थानीय में क्या था कि पत्नी अपने पति और उसके माता पिता के साथ रहती। यहाँ इसके विपरीत होगा कि विवाह हुआ तो पत्नी नहीं बल्कि पति जो है वो अपनी पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगे। जैसे हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं कि घर जमाई बन जाना, तो ये कहलाता है। कहाँ पाए जाते हैं भारत में? भारत में दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर ये देखने को मिलेंगे, जैसे मालाबार के नायर जाति में ये विशेष, खासी जाति में, गारो जाति है ना, ये नॉर्थ ईस्ट में जो गारो, खासी, जयंतिया हिल जो है ना, वहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है कि विवाह के बाद पति पत्नी को लेकर नहीं आता है बल्कि पति की विदाई हो जाती है। ठीक है, तीसरा आता है निवास स्थान के आधार पर, जिसे हम बोलते हैं नव स्थानीय परिवार। तो नाम से थोड़ा स्पष्ट हो रहा होगा कि नव स्थानीय यानी कि ना तो हम यहाँ पितृस्थानी के पिता के स्थान पर जा रहे हैं, ना ही मातृस्थानी किसी नए स्थान पर जा रहे हैं। तो पति पत्नी विवाह के बाद ना तो पति ना ही माँ बल्कि अपना नया घर, नया आशियाना बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं नव स्थानीय। फिर आता है मातृ पितृस्थानीय परिवार, यानी इसमें माता भी है पिता भी है, दोनों को लिया गया है। कई समाजों में देखने में मिलता है कि नवविवाहित दंपति पति या पत्नी में किसी एक के साथ रहने को बाध्य नहीं हो, वो दोनों में से किसी के साथ भी रह सकते, वो चाहे पत्नी अपने पति के माता पिता के साथ रहे या जो पति है वो अपनी पत्नी के माता पिता के साथ रह सकता है, जैसी उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके बाद ये एक नए प्रकार का कंसेप्ट और होता है, दक्षिण भारत में देखने को मिलता है मामा स्थान, है ना, मामा स्थान थी। अब एंक्योलोकल परिवार के नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें नवविवाहित दंपति ये क्या करते हैं, पति की माँ के भाई यानी मामा के परिवार में जाकर रहने लगे। तो दंपति यानी कि जिसकी शादी हुई है वो पत्नी क्या करेगी कि पति का जो मामा है, माँ का भाई है, उसके यहाँ जाकर के, और ये हमें ट्रोबियांडा द्वीपवासियों में विशेष रूप से देखने को प्रथा। द्विस्थानीय परिवार, द्विस्थानी में यानी ड्यूलोकल में क्या रहता है कि जहां विवाह के बाद पति पत्नी अपनी ही उसी परिवार में रह रहे हैं जहां पर उनका जन्म था। ठीक है ना, जन्म के बाद उनका स्थान चेंज नहीं होता। लक्षद्वीप में, केरल में इस प्रकार के कुछ परिवार पाए जाते हैं।
अब इसमें जब व्यक्ति का जन्म हुआ है, अपने ही घर में रह रहा है, तो संतान उत्पत्ति कैसे होगी, वो परिवार का मीनिंग कैसे पूरा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, पति रात को अपनी पत्नी के घर चला जाता है, लेकिन दिन में वो वापस अपने घर आ जाता है। समझ सकते हो ना? वेरी गुड, समझदार लोग हैं। नेक्स्ट तो ये किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया था? निवास स्थान के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, अधिकार। परिवार में अधिकार को लेकर के भी वर्गीकरण किया है समाजशास्त्रियों ने। यानी परिवार में माता या पिता में से किसकी अथॉरिटी मानी जाए, किसे अधिकार प्राप्त हो, या ऐसा कह लो कि मुखिया कौन होगा। तो इस हिसाब से समाजशास्त्रियों ने दो प्रकार के परिवार बनाए। एक जिसे कहा जाता है पितृ सत्तात्मक परिवार। सत्ता किसकी चलेगी? पिता की चलेगी, यानी पैट्रियर्कल फैमिली के नाम से यह जाना। ऐसे परिवार में सत्ता और अधिकार पिता के पास रहेंगे या पुरुषों के हाथ में होते हैं, और वही पूरे परिवार को कंट्रोल करते हैं। दूसरा मातृ सत्तात्मक मैट्रियर्कल। तो यहां पर परिवार में पितृ सत्तात्मक ना होकर के माता के पास या परिवार में कोई महिला होगी उसके पास अधिकार, दिखाने को सही लेकिन होते हैं, है ना? तो नियंत्रण किसके पास रहेगा? महिला के। नायर हो गया, खासी जाति होगी, गारो जाति होगी, उनमें यही हमें देखने इतिहास में भी जो सातवाहन वंश थे, वो सातकर्णी वंश था, उसमें भी हमें मात्र सत्तात्मक को देखते। अथॉरिटी के बाद अब आता है उत्तराधिकार को लेकर परिवार का वर्गीकरण। तो उत्तराधिकार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन जिसे कहते हैं, अब परिवार में उत्तराधिकार यानी व्यक्ति की मृत्यु के बाद वह पद कौन ग्रहण करेगा, मुखिया का पद कौन ग्रहण करेगा, उसे हम सक्सेशन के नाम से जानते हैं, है ना? तो संतानों को जो पद दिए जाते हैं उस आधार पर वर्गीकृत किया गया। पितृपक्ष के पुत्रों को दिया जाए या मातृपक्ष की लड़कियों को दिया जाए। तो दो स्वरूप, दो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। पहला जिसे कहते हैं पितृमार्गी परिवार, उत्तराधिकार के, यानी परिवार में उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष के आधार पर तय किए जाए, मां के आधार पर यहां पर निर्धारण नहीं। और मातृमार्गी में क्या होगा, मैट्रियलेटरल में, कि उत्तराधिकार के नियम जो होंगे वो मातृपक्ष के आधार पर तय किए जाए। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से परिवार का वर्गीकरण किया गया है वंश नाम के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। परिवार का जो जैसे सत्ता थी उसी से जो एक शब्द आते हैं ना, ये सब जैसे पितृस्थानीय, पितृ सत्तात्मक, पितृवंशी। तो सत्ता अलग है, वंश अलग है, स्थान अलग है। स्थान में निवास स्थान की बात करते हैं, सत्ता में अधिकार की बात करते हैं, और वंश नाम यानी परिवार का वर्गीकरण वंश नाम के आधार पर किया जाए, है ना? उस आधार पर वर्गीकरण एक होता है पितृवंशीय परिवार। ऐसे परिवार में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है, पुत्रों को पिता के वंश का नाम प्राप्त। जैसे अगर हम भगवान श्री राम का ही नाम लें, रघुकुल, तो ये इनका वंश पिता के नाम से चलता रहा, ठीक है। और इसी का विपरीत हो जाता है मातृवंशीय परिवार, जहां वंश जो है वो माँ के नाम से चलता है, माँ से पुत्रियों को वंश नाम मिलता है। मालाबार में, नायरों में ये परंपरा पाई जाती है। ओके अब ये एक पिता हो गया, एक माँ हो गया, दोनों को मिला करके भी, यानी कुछ परिवार ऐसे भी मिलते हैं जिनमें वंश परिचय वंशानुगत संबंध पर निर्भर न होकर उनके निकट संबंधियों के आधार पर होता है। यानी पैतृक भी देखने को मिलेगा, मातृक, दोनों पैरेलल चल। उभय भाई का उभय का मतलब ये होता है कॉमन, और फिर आता है उभय भाई, यानी ये परंपरागत चलेगा। द्विनामी ऐसे भी होते हैं जहां दादा और नानी से उनका वंश संबंधित होता है। हमारे भारत में राजनीति में भी ऐसे ऐसे वंश हैं जो अपने वंश का नाम किसी दूसरे से कनेक्ट करके देखते हैं, है ना। इशारा समझ गए होंगे, क्लियर हो गया?
अब परिवार का वर्गीकरण करेंगे हम विवाह के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। विवाह के आधार पर परिवारों को बांटते हैं। तो विवाह एक होता है एक विवाही, मोनोगेमस फैमिली। तो एक विवाही परिवार में पुरुष और स्त्री जो होते हैं एक ही विवाह करते हैं। यानी पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ऐसे परिवारों में पाए जाते हैं। तो एक विवाही परिवार में एक समय में एक पुरुष को एक पत्नी रखने का अधिकार मिला हुआ है। वैसे ही एक पत्नी को एक समय में एक ही पुरुष से विवाह करने का अधिकार मिला हुआ है। यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो दूसरा विवाह कर सकता है। वैसे ही पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी भी दूसरा विवाह कर सकती है। बट एट अ टाइम सिर्फ एक ही पति या एक ही पत्नी होगी, उसे कहते हैं एक विवाही परिवार। चाहे तलाक हो जाए तब भी वो दूसरा विवाह कर सकते हैं। अब विवाह के आधार पर एक विवाही का अपोजिट हो जाएगा बहुविवाही, यानी एक से ज्यादा शादियां, है ना, पॉलीगेमस फैमिली। तो ऐसे परिवारों में एक से अधिक जीवन साथी चुनने के अधिकार मिलते हैं। अब एक से अधिक जीवन साथी चुनने के अधिकार के आधार पर यहां पर भी इसके अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। जैसे बहुपत्नी, यानी एक व्यक्ति को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार मिल जाए। उसी का अपोजिट है कि पत्नी को भी एक से अधिक पति रखने का अधिकार मिल जाए, ऐसा होता है। तो पहला हम देखते हैं बहुपत्नीक परिवार, ठीक है, पॉलीगाइनियस फैमिली, कि जब एक पुरुष को एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की समाज स्वीकृति दे दे तो उसे कहते हैं बहुपत्नी परिवार। वर्तमान में मुसलमानों में 4 निकाह यानी 4 पत्नियां रखने का अधिकार मिला हुआ है। हिंदुओं में अगर हम देखते थे कि राजाओं की कई रानियां होती थी तो पहले ऐसा अधिकार होता था। वर्तमान महंगाई का युग है, एक पत्नी का भार उठाना, बोझ उठाना वही मुश्किल है, एक से ज्यादा कैसे करोगे। ठीक है। तो भारत में नागा हो गया, वेगा हो गया, गौंड जनजाति हो गए, इनमें बहुपत्नी परिवार पाए जाते। सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में ये भी कहा जाता है कि एक से ज्यादा पत्नियां इसलिए भी होती हैं विशेषकर जनजातियों में क्योंकि यहाँ पर कार्यभार इतने ज्यादा होते थे तो उन कार्यों को करने के लिए मेंबर चाहिए, सदस्य चाहिए जो समर्पित रहे, तो इसलिए भी ये रहा होगा। तो बहुविवाही परिवार में पहला बहुपत्नीक विवाह हो जाता है, तो इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा, बहुपति विवाह। यानी अब एक पत्नी होगी लेकिन उसके पतियों की संख्या एक से अधिक होगी। स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती। ये इतना सिंपल भी नहीं है, इसमें भी ब्रांच कर सकते हैं। कैसे ब्रांच कर सकते हैं, देखो, एक है कि जिसमें क्या हुआ है कि एक पत्नी विवाह करती है पति से, पति के जितने भी भाई हैं वो सारे उसके पति माने जाते, तो इसको क्या कहते हैं, इसे भ्रातृ बहुपतिक परिवार के नाम से। फिर से समझ लो कि इसमें पत्नी ने विवाह किया किसी भी पुरुष से तो उस पुरुष के जितने भी भाई हैं वो भी उसके पति हो जाएंगे, लेकिन वो सब आपस में कैसे संबंधी हैं कि वो पति के भाई हैं, इसलिए भ्रातृ बहुपतिक के नाम से, एडेल्फिक पॉलीएंड्रस फैमिली के नाम से जाने जाए। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, दूसरा इसमें ये हो सकता है कि जो पत्नी है वो विवाह तो करती है एक से अधिक लोगों से, एक से अधिक पुरुषों से, लेकिन वो आपस में भाई नहीं है, उनका आपस में रिलेशन ब्रदर का नहीं है, वो आपस में नातेदार हो सकते हैं, अन्य रिश्तेदार भी हो। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे अभ्रातृ बहुपतिक परिवार। मैंने बता तो दिया लेकिन प्रश्न आने की संभावना क्या है, प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर आ सकता है कि अभ्रातृ बहुपतिक परिवार लिखो या भ्रातृ बहुपतिक परिवार लिखो या बहुपत्नी परिवार लिखो, तब आपको यही लिखना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है बताने के लिए। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनना और समझना। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, तो जौनसार, बाबर के खस, जो नीलगिरी के टोडा, मालाबार, नायर जनजाति में ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो विवाह के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण किया, इसके साथ साथ
एक विवाह, बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह के साथ साथ एक वर्ड और आता है जिसे कहते हैं समूह विवाह। तो समूह विवाह में क्या होगा कि जब कई सारे भाई या एक से ज्यादा पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करते हैं, यानी यहाँ एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से विवाह हो रहा है। इसको एक प्रकार से समाजवाद कह सकते हो कि सब पुरुष सभी स्त्रियों को समान रूप से पति और सारी जो पत्नियां हैं वो समान रूप से सबकी पत्नी होती हैं। इस प्रकार को हम कहते हैं समूह विवाही परिवार। विवाह के आधार पर जो परिवारों का वर्गीकरण था मूल रूप से 3 भागों में देखने को मिला, एक विवाह, बहुविवाह और समूह विवाह। अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी ये जो वर्गीकरण थे 7-8 प्रकार के, इसके अलावा भी समाज शास्त्रियों ने परिवार को और भी भिन्न भिन्न तरीके से बांटा है। इसे हम अन्य रूप में पढ़ सकते हैं। अन्य रूप में क्या आता है, जैसे जन्म मूलक परिवार, यानी फैमिली ऑफ ओरिजिन और ओरिजिन, ऐसा परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है, उसका पालन पोषण भी वहीं पर होता है, तो इसे कहते हैं जन्म मूलक परिवार। ठीक। दूसरी तरफ आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रजनन मूलक परिवार, यानी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो ऐसे परिवार में क्या होता है कि व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं इस परिवार का निर्माण करता है, उसे हम परिवार बोलेंगे। यहाँ पर माता पिता से व्यक्ति का संबंध नहीं बताया जा रहा है, यहाँ व्यक्ति का अपनी पत्नी और उसके बाद उसके बच्चों से संबंध बताया जाता है। तीसरा इसी तरीके से आता है जैसे कहते हैं समरक्त परिवार। लिंटन ने कहा है कि समरक्त परिवार में जो है 2 प्रकार के परिवार हमें देखने को मिलते हैं, यानी वो एक समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार कहते हैं कि समरक्त परिवार में सभी सदस्य कैसे होंगे, रक्त संबंधी होंगे, इनमें किसी में विवाह का संबंध नहीं होगा। जैसे भाई और भाई, भाई और बहन के बीच में संबंध रक्त संबंधी होते हैं और उसमें कोई भी विवाह संबंधी नहीं रहेगा, तो उसको ही समरक्त संबंधी बोलेंगे। और विवाह संबंधी में विवाह के आधार पर जो परिवार बना है, तो ठीक है। जैसे नायर परिवार की हम बात करते हैं, उदाहरण समरक्त परिवारों को कैसे यहाँ डिफाइन किया, तो नायर परिवार मात्र सत्तात्मक है, यानी यहाँ पर जो पति है वो कभी कभी ही आकर के पत्नी के घर रहता है, यानी यहाँ पर पत्नी और उसकी माँ तो है ना, पत्नी और उसके बच्चे तो है, लेकिन उस परिवार में पति का निवास स्थान नहीं है या उसके पिता का निवास स्थान नहीं, तो इसको कहते हैं समरक्त परिवार। विवाह संबंधी वहां पर नहीं आएगा। ओके। और विवाह संबंधी परिवार में यानी ऐसे में रक्त संबंधी और विवाह संबंधी दोनों रहते हैं, यानी एक जोड़ा रहेगा और उनके अविवाहित बच्चे हों। फिर ग्रामीण परिवार हो जाते हैं, तो ग्रामों में पाए जाने वाली जो फैमिली, गांव में आज भी जॉइंट फैमिली हमें देखने को मिलती हैं, तो जो कृषि के आधार पर अपनी जीविका का जो उपार्जन करते हैं उनको हम ग्रामीण परिवार। उसी तरीके से शहरी परिवार आ जाते हैं जिसमें एकल परिवार देखने को मिलते हैं, तो ये परिवार का एक नए प्रकार का वर्गीकरण। यहाँ पर इतने प्रकार से परिवार को वर्गीकृत किया गया, ये आपके लिए पूरा नया था जो पिछले लेक्चर में नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 2024 के नए सिलेबस को लेकर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सही तरीके से गाइडेंस वो यहीं मिलने वाला है, और यहाँ मिलने वाला है, इट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। हाँ, मैं पेड क्लास भी लेता हूँ, भाई मुझे भी अपना जीविका उपार्जन करना है, लेकिन बहुत हद तक आपको यहाँ पर भी नॉलेज मिलेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो जो आप देखते हैं इसको लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है डिसलाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। आपके कोई भी क्वेरी है आप लाइव क्लास में कमेंट करके पूछिए, इन केस बाद में आप देख रहे हैं तो तब भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी इस वेबसाइट पर जा कर के भी सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हो। आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उन सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि परिवार क्या होता है, ये हम समझ गए, परिवार के टाइप क्या होते हैं ये हम समझ गए,
क्वेश्चन आएगा कि परिवार के प्रकार बताइए। प्रकार को हम फंक्शन भी बोलते हैं, इन शॉर्ट इसको कार्य भी कहते हैं कि परिवार के कार्य क्या हैं उसे विस्तार से समझाइए। और साथ ही साथ वो ये भी पूछ सकते हैं कि परिवार का महत्व क्या है। जो प्रकार हैं उन्हीं को हम महत्व के रूप में भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जब आप उन प्रकारों को अभी समझेंगे तो आपको बड़े स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, यही इसका इम्पोर्टेंस है। तो परिवार के प्रकार और महत्व, समाज शास्त्रियों ने परिवार के प्रकारों को निम्न भागों में या अनेक भागों में बांटा है, जिसमें से कुछ इस प्रकार। पहली हेडिंग हम डाल देते हैं, परिवार का पहला फंक्शन हो जाता है प्राणी शास्त्रीय प्रकार, या इसी को बायोलॉजिकल फंक्शंस भी बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल फंक्शन से परिवार क्या काम करता है? तो परिवार का पहला काम हो जाता है यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, यानी जो सेक्सुअल शारीरिक आवश्यकताएं, उन इच्छाओं की पूर्ति करने का समाज के द्वारा स्वीकृत यही एक उचित है कि जब व्यक्ति विवाह योग्य हो जाता है, विवाह किया जाता है, उसके साथ ये कार्य संपन्न कर। अब दूसरी जिम्मेदारी भी है बायोलॉजिकल फंक्शन होने के साथ साथ कि संतान उत्पत्ति करना, ये भी इसी में देखेंगे। अब संतान उत्पत्ति क्यों करते हैं? क्योंकि मानव जो प्रजाति है, मानव जो स्पीशीज है, जैसे डायनासोर जो थे विलुप्त हो गए, कहीं मानव भी विलुप्त ना हो जाए। क्यों विलुप्त हो गए? क्योंकि वो प्रजनन नहीं कर पाए, वो अपनी संतान उत्पत्ति नहीं कर पाए, उनकी संतान जो थी सर्वाइव नहीं कर पाई। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपने संतान उत्पत्ति ना कर पाए। जब कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? ये प्रजाति जो है लुप्त प्राय हो जाए। प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना, कंटिन्यूएशन बनाए रखने के लिए, जिसके कारण हम इस मानव जाति को अमर बना सकें, ये सारे के सारे कार्य आप किसमें रखेंगे? बायोलॉजिकल फंक्शन में, प्राणी शास्त्री के अंतर्गत ये भी कार्य हो गया, यानी प्रकार हो गया। प्रकार यानी फंक्शंस। दूसरा दूसरा आता है शारीरिक कार्य, फिजिकल फंक्शंस के रूप में हम समझते हैं। तो परिवार क्या फिजिकल फंक्शंस करता है? पहला आता है कि परिवार जो परिवार के उन सबकी शारीरिक रक्षा करता है, सिक्योरिटी देता है। भाई, आपका परिवार आपको कोई मारने की कोशिश कर, शारीरिक नुकसान, तो सबसे पहले परिवार के लोग ही आकर के प्रोटेक्ट करते हैं। बीमार होने पर कौन देखभाल करता है? पड़ोसी करते हैं या परिवार के लोग करते हैं? परिवार करेगा। दुर्घटना होने पर परिवार काम आता है। वृद्धावस्था में कौन देखभाल करेगा? पड़ोसी करेंगे, कोई एनजीओ करेगा? परिवार के सदस्य ही तो करते हैं, यानी ये शारीरिक कार्य ही तो हो गया। बच्चों का जन्म होना, संतान उत्पत्ति होना बायोलॉजिकल फंक्शन था। बच्चों के जन्म के बाद उसका पालन पोषण करना, उनकी सुरक्षा करना, ये सब शारीरिक कार्य। परिवार अपने सदस्यों के शारीरिक अस्तित्व, व्यक्ति है तो उसकी आवश्यकताएं है ना, रोटी कपड़ा और मकान, यानी भोजन तो चाहिए। भोजन कौन प्रोवाइड करेगा? भोजन परिवार प्रोवाइड करेगा। आपका ही परिवार प्रोवाइड करेगा। किसी दूसरे का परिवार आपको भोजन प्रोवाइड करे तो क्या जरूरत आपको अपना परिवार बनाने? तो भोजन का प्रबंध करना, परिवार अपने सदस्यों के, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान की बात आती है, आवास की व्यवस्था, मौसम से बचाव के लिए कपड़ों का इंतजाम कर, ये सारे के सारे जो है शारीरिक कार्य जो है परिवार के द्वारा आ रहे हैं। ठीक। तीसरा तीसरा आता है आर्थिक कार्य, इकोनॉमिक फंक्शंस। अब इकोनॉमिक यानी परिवार की भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं ना, तो वो जो आर्थिक क्रियाएं हैं, परिवार के सदस्य, उत्तराधिकार का निर्धारण करना, यानी मुखिया है, मुखिया के बाद कौन उसको उस जिम्मेदारी को संभालेगा। ये जिम्मेदारी से मतलब है परिवार का भरण पोषण करना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके लिए अच्छे आवास की व्यवस्था करना, घूमने के लिए वाहन की व्यवस्था करना, यानी सारी आर्थिक गतिविधि कारण के लिए ये जरूरी हो। पुराने समय के जो फैमिली थे और आज के समय के परिवार, दोनों में ही हम देखेंगे परिवार और परिवार के सदस्य एक उत्पादक इकाई के रूप में काम, प्रोडक्टिव। अगर
कोई व्यवसाय नहीं है, कृषि कार्य करते हैं तो कृषि कार्य करना भी तो उत्पादन है। कृषि कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि कृषि करके जो फसल होगी उस फसल के एक भाग को भोजन के रूप में प्रयोग में लाएंगे, उसका एक हिस्सा बाजार में बेच करके हम अपनी आवश्यकताओं की अन्य चीज़ों को जुटाएंगे। तो ये एक उत्पादक इकाई के रूप में कार्य करता है। अगर औद्योगिक श्रमिक हैं तो भी काम करते हैं, यदि वह सर्विस सेक्टर में जुड़े हैं तो भी उत्पादक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। स्वरूप बदलने के साथ भी है तो परिवार आज भी एक प्रोडक्टिव यूनिट। परिवार अपने सदस्यों में व्यक्ति की उम्र कितनी है, एज कितनी, उसकी योग्यता कितनी है, वह किस कार्य को कर सकता है, इस आधार पर उसको काम सौंपे जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों से भी कार्य करवाया जाता है, परिवार में क्या कराया जाता है, उनकी आयु को ध्यान में रखकर। बड़े लोगों से काम करवाया जाता है उनकी आयु और योग्यता को रखकर। जो व्यक्ति शारीरिक श्रम कर सकता है, बलवान है, तो उससे उस तरीके के कार्य, यानी श्रम विभाजन भी परिवार किया जाता है। परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के लिए आय और संपत्ति का प्रबंध करना, यानी इनकम। भाई परिवार में कितने मेंबर हैं, उन सब के लिए भोजन चाहिए तो इनकम आम ढूंढा जाएगा, नहीं है तो ये सब कार्य किए जाते हैं अलग अलग तरीके के। ये सब क्या थे? आर्थिक प्रकार। नेक्स्ट अगला आता है धार्मिक कार्य। परिवार आर्थिक हो गया, धार्मिक। परिवार सामान्यतः हमें देखने को मिलता है, अधिकांश जो परिवार है उनकी अपनी धर्म की मान्यताएं होती, किसी ना किसी धर्म को अपना, किसी ना किसी धर्म के फॉलोवर है। अब किसी ना किसी धर्म को मानते हैं तो उस धर्म के आधार पर आचरण करते हैं, उस धर्म के आधार पर क्रियाएं संपादित करते हैं, पूजा कार्य करना, है ना। ये सब जो संस्कार कह सकते हैं, कहाँ से व्यक्ति के अंदर आते हैं? तो ये परिवार से ही तो उठते हैं कि एकदम से वो मंदिर में जाने लगता है। अगर परिवार के लोग धार्मिक अनुष्ठान करते, यज्ञ करते, हवन करते, आरती करते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, तो उसके सदस्य इस चीज के महत्व को समझते हैं। तो ये धार्मिक कार्य करना भी परिवार का। धर्म का मतलब अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो सही का समर्थन करता है, गलत का विरोध करता है। जो पुण्य है उसे अपनाता है, जो पाप है उसे अपने करता है। ये भी इसका एक बड़ा कार्य। नेक्स्ट आता है राजनीतिक कार्य। परिवार सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है, परिवार सिर्फ आर्थिक कार्यों तक सीमित नहीं है, परिवार शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है। परिवार राजनीतिक कार्य भी करता है, और आज से नहीं, प्राचीन समय से लेकर। देखो परिवार का मुखिया जो है पहले भी निर्णय लेता था, आज भी निर्णय लेता है। आज के समय तो और एक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि सदस्यों से पूछ करके सदस्यों की सहमति के आधार पर वो निर्णय लेते हैं। आपस में यदि उनके कोई झगड़े हैं, जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, किसी के झगड़े हो जाते हैं कि मेरा महत्व कम हो गया, या मुझे उससे कम चीज़ें मिलती हैं, या उसको अच्छा मिलता है, या इसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ये कम कमाता है, तो इन सब विवादों को कैसे सुलझाते, ये सब भी तो वहीं से हमें सीखने को मिलता है। तो एक तरीके से जब परिवार में एक अच्छा नेतृत्व तैयार होता है तो वह अपने कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने राज्य में भी उसी नेतृत्व जैसे गुणों को लेकर आता है। तो राजनीतिक कार्यों की ट्रेनिंग का काम भी यहीं से शुरू होता है। परिवार सोशलाइजेशन का काम करता है, समाजीकरण का कार्य करता है। बच्चे का जन्म जब होता है तो बायोलॉजिकल एनिमल के रूप में, एक जैविक प्राणी के रूप में, लेकिन उसे सोशल एनिमल बनाने के लिए परिवार जरूरी है। बच्चे की, शिशु की पहली पाठशाला उसकी माँ परिवार होता है। यानी वह सीखता है ना अपने परिवार से कि ये बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनकी बातों को सभी मान लेते हैं क्योंकि ये अनुभवशील हैं। ठीक है, ये जैविक प्राणी से सोशल एनिमल बनाने के लिए, यानी सोशलाइजेशन करने के लिए भी परिवार ही सबसे। ओके, नेक्स्ट आता है परिवार का काम जिसे कहते हैं एजुकेशनल, शैक्षणिक या शिक्षात्मक कार्य। तो बच्चे की पहली पाठशाला परिवार ही होता है। परिवार में देखता है ना कि वहां पर किस प्रकार का आचरण किया जाता है, आसपास का पर्यावरण कैसा है, लोग झूठ बोलते हैं, लोग सच बोलते हैं, सच बोलने वालों को अच्छा सम्मान मिलता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो अधिक
बुद्धिमान हो जाता है, जो बिना पढ़ा लिखा है वो बुद्धिमान नहीं होता है। इसी का प्रभाव बच्चों में पड़ता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अक्सर हम अपने परिवारों को, अपने बच्चों को कहाँ पर अपनी भेजना चाहते हैं, कहाँ अपना घर बनाना चाहते हैं? ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहाँ आस पड़ोस में शराबखोरी की जाती हो, जुआखोरी की जाती हो, झुग्गी झोपड़ियाँ रहती हों, या ऐसी जगह जहाँ पर सभ्य लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो देखेगा वही सीखेगा। तो परिवार में बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करने का कार्य भी परिवार करता है, यानी ये शिक्षात्मक कार्य भी जो है परिवार। मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल कार्य भी आ जाते हैं। देखो, परिवार की ज़रूरत क्यों है? आज के समय जैसे आप लोग तैयारी करते हैं, अपने घर से दूर आकर रह रहे हो, माता पिता से दूर किराए का कमरा लेकर रह रहे होंगे। अब कभी आप निराश होते हैं, कभी आप डिप्रेस हो जाते हैं, कभी आपको प्रसन्नता होती है, कभी क्रोध आता है, कभी खाना सही नहीं मिलता है, कभी टिफ़िन में जो आप चाहते थे वैसी सब्जी नहीं है या कच्ची पक्की। तब कौन याद आता है आपको सबसे ज़्यादा? परिवार याद आता है, परिवार के सदस्य याद आते हैं। क्यों याद आते हैं? क्योंकि हर मनुष्य, हर व्यक्ति की कुछ मानसिक आवश्यकताएं हैं। प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, उसे भी सिंपैथी चाहिए। उसे जब क्रोध आता है तो उस क्रोध को शांत करने के लिए भी कुछ कोई ना कोई मेंबर होना चाहिए ना। तो परिवार अपने सदस्यों को प्रेम भी देता है, स्नेह भी देता है, सहानुभूति भी देता है। ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति करता है। अब वर्तमान युग कैसा हो गया है? भौतिकवादी युग हो गया है। अपने आजीविका कमाने के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए व्यक्ति घर से दूर रहता है, परिवार के सदस्यों से दूर रहता है, तो वो तनाव में रहता है, क्योंकि पैसे से वह प्रेम, स्नेह, सहानुभूति ये सब चीजें नहीं खरीद, तो वो तनाव में रहता है। परिवार का एक और प्रकार है, यानी एक और फंक्शन है जिसे हम कहते हैं सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। तो सोशल कंट्रोल कैसे? कि परिवार का मुखिया सदस्यों पर समाज के अनुरूप नियमों, परंपराओं आदि के आचरण के आधार पर नियंत्रित कर, समय पर घर आ जाना, मित्रता ऐसे लोगों से करो जो अच्छे हों, या परिवार के सदस्य प्रेरित करते हैं कि मित्रता गुटखा बिमल खाने वाले से करो, है ना, केसर का स्वाद दाने दाने में। परिवार के लोग क्या आपको प्रेरित करते हैं कि जो मदिरा पान करते हैं उनके साथ बैठो, जो जुआ खेलते हैं उनके साथ बैठो, जो ड्रग्स का पालन करते हैं उनके साथ बैठो? नहीं। क्यों मना किया जाता है? इसलिए क्योंकि ये वो लतें हैं, यानी उनका आचरण हमारे समाज के अनुरूप नहीं। समाज उन आचरण को स्वीकारता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के आचरण से क्राइम बढ़ता है। व्यक्ति सही और गलत में अंतर करना बंद कर देता है। तो परिवार का मुखिया इस मान्यताओं के आधार पर व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है। परंपराओं के आधार पर परंपराएं खराब नहीं होती हैं, ये वैज्ञानिक आधार पर बनाई गई हैं। सुबह उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए? क्योंकि पूरा यूनिवर्स सुबह तैयार हो जाता है। पक्षी क्यों सुबह निकल जाते हैं अपने घोंसलों से सूर्य की रोशनी के साथ? क्योंकि ऊर्जा का सोर्स है, नेचुरल। रात्रि में उठकर पढ़ाई करना चाहिए और सुबह सो जाना चाहिए, तब तो हो गया काम। तो सामाजिक नियंत्रण का कार्य भी परिवार। ये था आज का पूरा टॉपिक, यानी कि परिवार क्या है ये भी बता दिया, परिवार के प्रकार, टाइप्स वो भी बता दिए आपको, और फंक्शंस ऑफ फैमिली ये भी बता दिए। ठीक है, तो आगे अब हम इसके अगला लेक्चर शुरू करेंगे। इसमें एक टॉपिक है परिवार से संबंधित, जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली में अब जो कमी आ रही है उसके पीछे क्या कारण है, ये टॉपिक और परिवार से बचता है। उसके बाद हमारा ये परिवार संबंधित टॉपिक को कंप्लीट के बाद फिर आगे नातेदारी वाले टॉपिक और इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर है वो भी जल्दी ही स्टार्ट। आपका काम इतना सा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसको जरूर शेयर करें, लिंक को शेयर करें। आपके डाउट हैं तो कमेंट करें, इस वेबसाइट पर जरूर जाएं, साइट को करें, आपको सही बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे। और सोशल मीडिया पर आप हमसे जुड़ सकते हैं इन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, उन सब का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करता हूँ 2024 से जो बदलाव है सिलेबस में, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको ये क्लासेस मिले। थैंक यू सो मच एंड